गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 में पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से पाठ नंबर 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका है बचेंद्री पाल, तो उस पाठ में से गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको गद्यांश पढ़ करके उसके अंदर से जो प्रश्न बने उनके उत्तर समझाए थे। तो आज हम उसके आगे के जो गद्यांश हैं वो उनके प्रश्न और उत्तर करते हैं। तो शुरू करते हैं। अगला गद्यांश है, अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं ना, ऊंचाई पे जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे सांस लेने में भी बड़ी कठिनाई हो जाती है। लेकिन अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था और इसलिए उसके पैर जो थे ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। या तो वापस नीचे आता, उसी दिन चढ़ाई करके पहुंच करके वापस नीचे आता, या फिर इस काम को छोड़ ही देता। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा। किसने पूछा? अंगदोर्जी ने लेखिका बचेंद्री पाल से पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ कॉल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। यानी इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अब प्रश्न है, अंगदोर्जी के पैर ठंडे क्यों पड़ जाते थे? क्योंकि अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के शिखर पर चढ़ाई करने वाले थे, इसलिए उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। अंगदोर्जी के सामने किस तरह की स्थिति थी? अंगदोर्जी के सामने दो स्थितियां थी। पहली, या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था या अपने इस प्रयास को ही छोड़ देना था। ये दोनों बातें वो कर सकते थे। अंगदोर्जी क्या चाहते थे और उन्होंने लेखिका से क्या पूछा था? अंगदोर्जी तुरंत चढ़ाई शुरू करना चाहते थे और उन्होंने लेखिका से पूछा था कि क्या वह उनके साथ जाना चाहेंगी। लेखिका का शिखर पर चढ़ाई के बारे में क्या विचार था? लेखिका का शिखर पर चढ़ाई के बारे में विचार था कि एक ही दिन में साउथ कॉल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। लेखिका का अंगदोर्जी के बारे में क्या विचार था? लेखिका का अंगदोर्जी के बारे में ये विचार था, उन्हें पूरा पक्का विश्वास था और साथ साथ में वे अच्छी तरह से जानती थी कि उनमें आरोहण की क्षमता है, यानी ऊपर चढ़ने की क्षमता है, और कर्मठता भी है, यानी वो अपना कर्म जो है पूरी निष्ठा से करते हैं। तो इस प्रकार से लेखिका को अंगदोर्जी पर पूरा विश्वास था, साथ ही साथ वह उनकी आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी पूरी तरह से आश्वस्त थी। आगे पढ़ते हैं। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, वह हमारे पास पहुंचा। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी
और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। जब भी हम कभी ऊपर चढ़ाई चढ़ना चाहते हैं ना, तो मतलब रस्सी के सहारे, रस्सी को पकड़ पकड़ के हम ऊपर चढ़ सकते हैं। जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई अब आसान लग रही थी। यानी ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी गई, मतलब जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए वो मिलती है, तो फिर वह चढ़ाई चढ़नी आसान हो जाती है, मुश्किल नहीं रहती। प्रश्न है, लहाटू लेखिका के पास कब पहुंचा था? लहाटू लेखिका के दल के पीछे पीछे आ रहा था। जब वे लोग दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, तब लहाटू उनके पास पहुंचा था। लेखिका और अंगदोरजी ने शिखर पर किस तरह चढ़ना शुरू किया था? लहाटू नायलॉन की रस्सी लाया था। लेखिका और अंगदोरजी ने रस्सी के सहारे चढ़ना शुरू किया था। लहाटू ने किस प्रकार सहायता की? उसने लेखिका का ध्यान किस ओर दिलाया? लहाटू ने रस्सी को अपनी सुरक्षा की बजाय उनके संतुलन के लिए पकड़ रखी थी। इस प्रकार लहाटू ने लेखिका का ध्यान उसके द्वारा कम ली जा रही ऑक्सीजन की ओर दिलाया था। लहाटू का ही ध्यान था, क्योंकि ऑक्सीजन जो जितनी चाहिए थी लेखिका उससे कम ले रही थी, क्योंकि ऊपर 4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए थी, लेकिन लेखिका जो है 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर के चढ़ रही थी। तब लहाटू ने जो है उसके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई थी। पर्वत शिखर पर चढ़ने के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रति मिनट के हिसाब से पड़ती है? तो कितने लीटर की? 4 लीटर की आवश्यकता पड़ती है। लेखिका को चढ़ाई कब आसान लगने लगी थी? लेखिका ने जब रेगुलेटर से आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, तो उसे जो है ऊपर चढ़ाई करना बहुत आसान लगने लगा था। यानी ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलने लगी थी, तब जो है आसान लग रहा था। तो अगला गद्यांश है, एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। तो ये बच्चों पहले भी बताया है कि एवरेस्ट यानी पर्वत की चोटी जो होती है, ये चोटी है, यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती कि 2 व्यक्ति जो हैं एक साथ खड़े हो जाएं, यानी जगह बहुत कम थी। तो एवरेस्ट की चोटी पर भी इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए अब हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। मतलब चारों तरफ जो है सीधी ढलान थी, नीचे खाई थी। अब ये था सामने जो है लेखिका के सामने सुरक्षा का प्रश्न था, यानी सबसे पहले अपनी रक्षा कैसे की जाए ये सोच रहे थे। तो सबसे पहले हमने बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। यानी फावड़े से ऊपर से जैसे बर्फ़ थोड़ी सी हटा देंगे तो थोड़ी सी जगह ऐसे बन जाती है कि वहाँ पर 1-2 लोग खड़े हो सकें। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। यानी बहुत खुश हो गई थी जब वो पर्वत की चोटी पर पहुंच गई थी। अपने साथ वो दुर्गा माँ का चित्र भी लेके गई थी, हनुमान चालीसा और लाल कपड़ा भी लेके गई थी। तो वो सब उन्होंने जो है निकाला और उसको लाल कपड़े में लपेट करके पूजा अर्चना की, यानी माथा वगैरह टीका और वहाँ पर उसको बर्फ़ में दबा दिया। और इस खुशी के मौके पर उन्हें फिर अपने माता पिता का ध्यान आया। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? अब ये इस गद्यांश के अनुसार जो प्रश्न बन रहे हैं। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति
एक साथ खड़े हो सकें। अब दूसरा, लेखिका के सामने सुरक्षा का प्रश्न क्यों था? चोटी पर चढ़ने के बाद उसे चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान दिखाई दी। थोड़ी सी चूक का मतलब था कि नीचे गिरना, इसलिए उसके सामने सुरक्षा का प्रश्न था। सबसे पहले ये सोचना था कि अपने आप को कैसे बचाया जा सके। तो लेखिका ने अपने आप को कैसे सुरक्षित किया? लेखिका ने सबसे पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित किया, यानी थोड़ी सी जगह बनाई ऊपर, बर्फ़ को हटा करके, और फिर जो है अपने आप को इस तरह से सुरक्षित किया। फिर चोटी पर सुरक्षित हो जाने के बाद लेखिका ने क्या किया था, स्पष्ट कीजिए। चोटी पर सुरक्षित हो जाने के बाद लेखिका घुटनों के बल बैठ गई थी, दोनों घुटने नीचे टेक करके। बर्फ़ को अपने माथे से लगाया, फिर सागर माथे के ताज का चुंबन लिया और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाला। उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनको लाल कपड़े में लपेट करके वहीं बर्फ़ में दबा दिया। ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा महान कार्य करने से प्राप्त आनंद के समय लेखिका को सबसे पहले किसकी याद आई थी? लेखिका को ये सब काम, मतलब जब वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो खुश तो बहुत थी, तब उन्हें अपने माता पिता की याद आई। तो बच्चों ये थे, मतलब हमने लेसन पढ़ा और लेसन के अंदर से कुछ प्रश्न बनते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर हमें एक दो पंक्तियों में या कभी एक दो शब्दों में भी देने पड़ते हैं, मतलब दिए जा सकते हैं। तो वो मैंने आपको समझाए हैं। तो आप जो है वीडियो ध्यान से देखें और इन प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करें तथा इसे कॉपी में लिखें। थैंक यू।